6 एडिशन के पॉलिटी का जो बुक है लक्ष्मीकांत से, हम उसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद एक चैप्टर जब खत्म होगा, सेकंड डे हम उस पर MCQ सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और प्लस हम उस पर टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम चैप्टर पॉलिटी को भी कंप्लीट करेंगे जैसे हम कर रहे हैं हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है हमारे पॉलिटी का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से बना, इस चीज़ में जो मेंशन किया गया है इसके बारे में वो चैप्टर 1 में है। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है, यहाँ देख सकते हैं आप, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1600 में क्या होता है, ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं। किस लिए आते हैं कि वो यहाँ पे ट्रेड कर सकें। ठीक है, ट्रेड के पर्पज़ से 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं। और ये क्वीन एलिजाबेथ जो थी, वहाँ की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इनसे परमिशन लेके इंडिया में ट्रेड करने आते हैं। ठीक है, 1765 तक तो ऐसे ही ट्रेड करते हैं। उनका जो प्योरली मोटिव होता है वो बस ट्रेडिंग करने का होता है। लेकिन उसके बाद उनको दीवानी का राइट मिल जाता है। दीवानी मतलब होता है कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं और उनके अंदर सिविल जस्टिस का पावर भी आ जाता है। तो ये पावर कहाँ पे आता है, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। देखो, सबसे पहले इनके जब सिविल जस्टिस का पावर आता है, रेवेन्यू कलेक्शन का पावर आता है, तो जो हमारे नॉर्थ वाले जो रीजन है, ईस्ट वाले रीजन है, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, यहाँ पे इनको आता है पावर। जबकि बाद में जाके ये बॉम्बे और जो मद्रास वाला रीजन है उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि 1857 का हमने पढ़ा है, रिवॉल्ट होता है। 1857 के रिवॉल्ट के बाद फिर 58 में क्या, जो इंडिया के गवर्नेंस का पावर था वो पूरा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। मतलब डायरेक्ट अब क्या करेगी, ब्रिटिश जो है इसको रेगुलेट करेगी। ब्रिटिश जो है यहाँ के गवर्नर वगैरह को ब्रिटिश रखेगी और वो डायरेक्ट रेगुलेट करेगी। तो इसको इसलिए बोलते हैं कि क्राउन के हाथ में चला गया था पावर 1858 में, जो इंडिया का जो गवर्निंग पावर था। ठीक है, और ये कब तक चलता रहा, 15 अगस्त 1948 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ। इंडिया के जो गवर्निंग पावर था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। फिर क्या होता है कि 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है 1946 में, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हमारा, और 26 जनवरी 1950 को हमारा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आता है। ठीक है, और इसलिए जो पॉलिटी है, पूरा पॉलिटी जब तक मतलब कि ये एक्ट वगैरह, रूल वगैरह है, बैकग्राउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कंपनी रूल, मतलब जब तक कंपनी चलाती है, ठीक है, कंपनी रूल करती है इंडिया में। और उसके बाद क्राउन रूल आ जाता है। क्राउन रूल 1858 से 1947, जब ब्रिटिशर्स के हाथ में, क्राउन के हाथ में जो है, जो वहाँ के राजा महाराजा थे उनके हाथ में जब डायरेक्ट पावर चला जाता है कि यहाँ का वाइसराय कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, उसको चूज करके वो रखेंगे। तो इसलिए इसको 2 पार्ट में इस सारे एक्ट को डिवाइड किया गया है। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक, और उसके बाद क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। ठीक है, कंपनी रूल के अंदर जो 1773 से 1858 तक चल रहा था, इसके अंदर सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रेड वगैरह करते थे, वो राजाओं से बहुत ज़्यादा जो ब्राइब वगैरह लिया करते थे, कुछ अपने प्राइवेट ट्रेड करने लगे थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो आते थे, पैसे कमाते थे, लूटते थे और चले जाते थे, और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसके कंपनी के हाथ में नहीं छोड़े थे। तो उसके बाद इसी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या हुआ, गवर्नर जो बंगाल का हुआ था उसको गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल बना दिया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बनाया गया था, 1773 के एक्ट से जो गवर्नर बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल बना दिया गया। ठीक है, और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम रखने वाली याद रखने वाली चीज़ है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वो कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, और इसको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो कि 4 मेंबर की थी।
फिर इसी के थ्रू क्या किया कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी था उसको इसके सबऑर्डिनेट बना दिया गया। ठीक है, जैसे कि अगर मैप के लोकेशन में देखें, सपोज मान लो यहाँ बंगाल है, यहाँ बॉम्बे है और यहाँ मद्रास है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबका अपना अपना पावर हुआ करता था, अपने अपने रूल लॉ बनाया करते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल बना दिया और इन दोनों को इसके सबऑर्डिनेट बना दिया कि यही जो लॉ बनाएंगे यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक तरीके से सेंट्रलाइज करने लगे ना, मतलब पावर एक के हाथ में जाने लगा। तो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? ब्रिटिशर्स का सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ एक्ट ऑफ 1773 के एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, फिर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसी के तहत अब जो रेगुलेट करेगा इतने सारे मतलब कि प्रोविंसेस को, इतने सारे जो मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को, तो उसके लिए कोई कोर्ट वगैरह होना चाहिए। तो 1774 में जो है कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1774 में इस्टेब्लिश हुए, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 जज थे। मतलब टोटल कितने मेंबर थे? टोटल 4 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और 3 जज हुआ करते थे। और इस एक्ट के थ्रू क्या किया कि प्रोहिबिट कर दिया। जैसे हमने किस लिए ये एक्ट आया था? क्योंकि लोग इसमें ब्राइब्स लेने लगे थे, गिफ्ट लेने लगे थे, बहुत ज़्यादा प्राइवेट ट्रेड करने लगे थे। तो इस कंपनी के जो है कि एक्ट जो 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके थ्रू इस सबको प्रोहिबिट कर दिया। अब जिस चीज़ के लिए आया था तो उसको प्रोहिबिट करेगा ना, कि कोई भी नेटिव पर्सन से ब्राइब नहीं ले सकता और ना ही कोई प्राइवेट ट्रेड कर सकता है जो कंपनी के मेंबर हैं। ठीक है, तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और फिर इसने क्या किया था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और इसके हाथ में पूरा जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री पावर को जो है एक्सरसाइज कर दिए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके जो पूछे जाते हैं। पहला क्या था कि गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को इसको सबऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहीं से हुई, 1774 में हुई। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि प्रोहिबिट कर दिया कि कोई भी नेटिव पर्सन से ब्राइब या प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1773 के। फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1788 आता है। ये इसका कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे उसको अमेंड करके लेके आया गया। इस एक्ट को क्या बोलते हैं ये याद रखने वाली चीज़ है, एक्ट ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि किस एक्ट को एक्ट ऑफ द सेटलमेंट कहते हैं और किस लिए आया था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, इसी में कुछ चेंज करने के लिए 1781 में जो है अमेंड किया गया। इस अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं? इस एक्ट को बोलते हैं एक्ट ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, तो इसके फीचर्स कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसमें यूपीएससी पूछता है। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि यहाँ पे कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर्स को डिस्टिंग्विश कर दिया। ठीक है, कि जो है कि कुछ लोगों को कह दिया कि वो पॉलिटिकल पावर्स को कंट्रोल करेंगे, कुछ लोगों को जो एज ए तय कर दिया कि कमर्शियल चीज़ों में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला कि आप कमर्शियल जो अफेयर्स हैं उसको कंट्रोल करो, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको बोला कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करो। तो इस तरीके की जो 2 तरीके की कंट्रोलिंग सिस्टम है वो कहाँ से आई थी? वो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से आई थी। ठीक है, और ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद एक्ट ऑफ 1786 आता है। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से यूपीएससी नहीं पूछती। एक्ट ऑफ द 1786 से बस ये अभी तक हमने किसको देखा? लॉर्ड विलियम हेस्टिंग को देखा। यहाँ पे कौन आता है? कॉर्नवेलिस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस ये याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेता है कि हेस्टिंग के बाद कौन से आए थे, तो कॉर्नवेलिस आए थे। ठीक है, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्टर एक्ट ऑफ द 1973 है। इसमें भी यही कंटिन्यू किए थे लॉर्ड जो है कि कॉर्नवेलिस ही कंटिन्यू किए थे, और कुछ खास इसमें भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा आता है चार्टर एक्ट ऑफ द 1873। ठीक है, जो चार्टर एक्ट कुछ 1833 का चार्टर एक्ट, ये सारे चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ कि इसी समय जो है ट्रेड की मोनोपोली जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। पहले क्या था कि जो कंपनी है, ठीक है, जैसे कि
ब्रिटिशर्स हैं उनकी कंपनी है, तो सिर्फ कंपनी ही इंडिया में ट्रेड कर सकती है और कोई ब्रिटिश मर्चेंट जो है इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन इस मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया 1813 के एक्ट से, चार्टर एक्ट से, और कोई भी ब्रिटिशर्स अगर मर्चेंट है, कोई भी ब्रिटिश का मर्चेंट है, वो यहाँ से ट्रेड कर सकता है किन चीज़ों में छोड़ के, एक्सेप्ट द टी। यहाँ इंडिया का जो टी था उससे ट्रेड नहीं कर सकता, उस पर अभी भी मोनोपोली बनी हुई थी, और चाइना में भी जो मोनोपोली था वो जो है कंटिन्यू था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोपोली कहाँ ख़त्म किया गया, कब, किस एक्ट के द्वारा ख़त्म किया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, और किन चीज़ों पे छोड़ा गया था, टी पे छोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे पूछता है यूपीएससी सवाल। और कहाँ पे, चाइना में। चाइना में अभी भी मोनोपोली चल रहा था, बस इंडिया में जो है वो मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे अलाउ कर दिया था जो कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो इंडिया में आके यहाँ के पीपल को इनलाइट कर सकते हैं। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से ना तो यूपीएससी पूछती है, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स की अपनी टेरिटरी हुआ करती थी, जो, ठीक है, जैसे कि बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गए, मद्रास हो गया, वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया गया था 1813 के एक्ट के बाद, ठीक है। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यहाँ पे क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। सब कर, जैसे कि अभी क्या हुआ था कि बंगाल में था तो किसको रेगुलेट करता था, बॉम्बे को रेगुलेट करता था, मद्रास को रेगुलेट करता था। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने से क्या हुआ कि छोटे छोटे जो भी टेरिटरीज हैं ब्रिटिशर्स की इंडिया में, हर किसी पे जो है ब्रिटिशर्स का क्या हुआ, कंट्रोल हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पावर जो है यहाँ सेंट्रलाइज्ड हो गया, मतलब सेंट्रलाइजेशन जो था वो अपने पिक पे आ गया, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है यहाँ का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया बना दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जो कौन थे जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर था बॉम्बे एंड मद्रास का, वो तो लेजिस्लेटिव पावर बोर्ड तो डिप्राइव हो ही गया। तो हम देख सकते हैं पूरी तरीके से जो सेंट्रलाइजेशन थी वो अपने पिक पे आ गई 1833 में, यहाँ पे है। और कुछ खास यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ द 1853। चार्टर एक्ट ऑफ द जो है कि जो चार्टर एक्ट का जो सीरीज चल रहा था उसका लास्ट था, और यहाँ पे कुछ और खास इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ द 1813 और 1833 ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्राउन रूल। अभी तक हमने क्या देखा था कि अभी तक जो रेगुलेशन हुआ करता था वो कंपनी के माध्यम से रेगुलेट करते थे, ब्रिटिशर्स जो है वो कंपनी के माध्यम से रेगुलेट करते थे। लेकिन जैसे ही 1856 का जो क्रांति बोलते हैं, जो विद्रोह बोलते हैं, रिवॉल्ट, वो हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये पूरा जो गवर्निंग जो पावर था वो सीधे ब्रिटिश के हाथ में दे दिया, ठीक है। मतलब ये पूरा ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया, मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ, उसके बाद आया जो है कि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा कि जो सिपोई इम्यूनिटी, इसी को बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 में हुआ था। इसके बाद ये जस्ट बाद 1858 में ये एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1851। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे क्या किया था कि जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था, ठीक है, उसको एबॉलिश कर दिया। मतलब कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अलग से काम करते थे, इस चीज़ को एबॉलिश कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर सेकंड क्या किया कि जो एक नया ऑफिस क्रिएट किया जिसको सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बोलते थे, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट क्या होता था कि ये डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। मतलब जो भी हो रहा है इंडिया में उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको देना होता था, बताना होता था। जैसे आज के टाइम पे कुछ भी होता है तो मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। इसी तरीके से इनका भी होता था कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके बताएंगे, ठीक है। तो इस पोस्ट को क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया। ये फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था 1858 में, ठीक है। फिर इस्टेब्लिश किया था 15 मेंबर की काउंसिल को बनाया गया कि जो कि सेक्रेटरी होता था उसको असिस्ट करता था। मतलब एक सेक्रेटरी है, अब वो अकेले तो काम कर नहीं पाएगा, तो इसके लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, ठीक है, जिसको बोलते थे काउंसिल ऑफ द इंडिया। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था जो कि 1858 के एक्ट में हुआ।
आगे आता है फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में। उसके बाद ये ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि कुछ पावर्स जो है गवर्निंग पावर्स वो इंडिया के हाथ में भी देना चाहिए। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ निकल के आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आता है, 1892 आता है और 1909 आता है। ठीक है, तो ये काउंसिल एक्ट की सीरीज आती है जिसमें कुछ कुछ पावर फिर अब क्या करते हैं कि इंडियंस के हाथ में देना स्टार्ट कर देते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। तो 1861 से ही क्या हुआ कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन मतलब कि उसको एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या था कि ब्रिटिशर्स कुछ मेंबर्स को जो है कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से भी चूज करने लगे कि ताकि वो आके मतलब वायसराय के जो मेंबर्स हुआ करते काउंसिल हुआ करती थी उसमें ऐड करने लगे इनको। ठीक है, और जैसे कि हमने देखा था 1773 से हमारा सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। 1833 में सेंट्रलाइजेशन अपने पिक पे था। ठीक है, और फिर यहाँ से 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आती है, यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम जो है डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने लगा। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि सब ऑर्डिनेट बना दी गई थी बंगाल को, उसको उसका लेजिस्लेटिव पावर वापस कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इसमें पूछता है। उसके बाद जो नॉर्थ फ्रंटियर रीजन था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वाला रीजन था पंजाब का, वहाँ भी उसका अपना पावर वापस कर दिया, बंगाल को भी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई। बस याद रखने वाली चीज़ है कि इस एक्ट के थ्रू 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 में क्या हुआ कि यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर थे उनको जो है कि इंक्रीज कर दिया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था उसमें। ठीक है, देखो नॉन ऑफिशियल्स में किसको रखते थे, इंडियंस को रखते थे, और ऑफिशियल्स में जो है कि इसमें ऑफिशियल्स में क्या कौन से होते थे, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे नॉन ऑफिशियल्स मेंबर जो इंडियंस थे उनके नंबर्स को यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, और ये जो फंक्शन हुआ करता था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको भी मतलब कि वो उस पर क्वेश्चन मतलब सवाल जवाब कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं, ये इनको पावर प्रोवाइड कर दी गई। तो ये जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। और उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। जिस तरीके से हमने देखा कि 1813 वाला एक्ट, 1833 वाला, इसी तरीके से 1909 वाला। ठीक है, 1909, 1919, ये सारा 1935 और 1947, ये सारे एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो पॉलिटी में तो है ही है, प्लस इस एक्ट को किस में हिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो जो चीज़ें दो जगह आती हैं तो उसका चांस जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। सिलेबस में कोई चीज़ बार बार है तो उसका तो चांस ज़्यादा बढ़ ही जाएगा मतलब कि क्वेश्चन आने का यूपीएससी में। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 था इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉर्ले कौन थे, मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे। ठीक है, सॉरी, जो मॉर्ले थे या सेक्रेटरी थे, और जो वायसराय थे वो क्या थे, मिंटो थे। 1 सेकेंड, ये जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी थे और जो मिंटो थे वो वायसराय थे इंडिया के। तो इसका कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी साइज को सेंट्रल में और प्रोविंशियल पे दोनों पे बढ़ा दिया। मतलब 60 मेंबर से करके सीधे 16 मेंबर से सीधे कितना कर दिया, 16 मेंबर कर दिया। ठीक है, और ऑफिशियल जो मेजोरिटी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेम रखा, लेकिन वही जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वहाँ बढ़ाया नंबर, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर थे उनको सेम रखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी और इसने क्या डिमांड किया कि हमें सेपरेट कम्युनलिज्म चाहिए, मतलब सेपरेट हमें इलेक्टोरेट चाहिए, और जो इसको जो है अभी तक इंडियंस नहीं मान रहे थे, लेकिन 1909 में ब्रिटिशर्स क्या किए कि ताकि मुस्लिम को अपनी तरफ मिला सकें, ठीक है, और इंडिया की जो उभरती हुई पावर थी कांग्रेस की उसको कम कर सके, ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स को यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट का पावर दे दिया। ये किस में दिया गया था, 1909 में दिया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, है ना, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड द जमींदार, इसके लिए वहाँ प्रोवाइड कर दिया। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हम देखें
कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या करता है कि इंडियंस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल वायसराय गवर्नर में सबसे पहले जो लेके आया उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। फिर इसमें जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इसमें मुस्लिम को प्रोवाइड करा दिया, जो 1906 से जो उनकी डिमांड थी। और कुछ जमींदार वगैरह को भी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दिया, जैसे कॉरपोरेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स, ये इनको भी अपना सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आ गया था, इसको 1917 में क्या हुआ कि डिक्लेयर कर दिया कि अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया कि अब धीरे धीरे पावर्स जो है वो इंडियंस के हाथ में दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बन के आता है, ठीक है। और इस एक्ट को बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे और ये मॉन्टेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे इंडिया के। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो है कि यहाँ पे क्या किया कि सब्जेक्ट जो लिस्ट था, जैसे कि क्या हुआ था, सेंटर हुआ करता था, प्रोविंस हुए करते थे, प्रोविंस को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया। जैसे अभी क्या है कि सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कुछ सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में होती है जिस पे सेंट्रल लॉ बनाती है, कुछ स्टेट लिस्ट में होती है जिस पे स्टेट लॉ बनाती है। तो ये जो सिस्टम था उस समय अलाउ कर दिया किसके लिए, प्रोविंस के लिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट मैटर पे प्रोविंस को जो है वो अपने लिए वो लॉ बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ से 1909 से ये चीज़ें स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन जो सेपरेट इलेक्ट्रोड वाला सिस्टम था वो सिस्टम यहाँ से चलता रहा, मतलब कंटिन्यू रहा। और फर्स्ट टाइम जो बाई कैमरलिज्म है यहीं से स्टार्ट कर दिया गया है। बाई कैमरलिज्म मतलब जैसे अभी अपर हाउस एंड लोअर हाउस है ना, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही स्टार्ट कर दिया गया यहाँ पे। अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ द स्टेट बोलते थे और लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे, ठीक है। तो ये 1919 के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। यूपीएससी पूछता है कि बाई कैमरलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दिया जो कम्युनलिज्म सिस्टम था, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था, वो सिख के लिए, इंडियंस के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अभी तक क्या था कि मुस्लिम के लिए था, 1909 में किसको दिया था, मुस्लिम को दिया था, लेकिन बाद में चल के इनके लिए इंक्रीज कर दिया। और फिर बाद में जो है डिमांड करेगा कि जो डिप्रेस क्लास है उनके लिए भी ये चीज़ें लेके आओ, ठीक है। और एक हाई कमिश्नर बनाया गया, ठीक है, इंडिया की तरफ से, जिस लंदन में। और यहाँ पे जो एक सेक्रेटरी को रखा गया स्टेट ऑफ द इंडिया के, मतलब इंडिया के से एक सेक्रेटरी को वहाँ पे हाई कमिश्नर में रखा गया कि जो कि लंदन में बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि अब प्रोविंस को सब्जेक्ट लिस्ट अलग दे दिया, सेंटर का सब्जेक्ट लिस्ट अलग दे दिया। तो यहाँ पे प्रोविंस को जो है इनको अलग से बजट बनाने की भी छूट दे दी गई कि अगर ये सब्जेक्ट कोई लॉ बना रहे हैं तो ये अपना बजट भी बना सकते हैं और उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस जो 1919 में एक्ट आया था, 1919 में एक्ट आया, तो इसको बोले कि 10 साल बाद हम रिव्यू करेंगे कि ये किस तरीके से फंक्शन कर रही है। तो 10 साल बाद जब रिव्यू करेंगे तो 1929 में जो है रिव्यू करना चाहिए। लेकिन ये 2 साल पहले ही एक कमीशन बना देते हैं जो कि चेयर किया जाता है साइमन के द्वारा, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोलते हैं। और ये 2 साल पहले आने की वजह से, और दूसरा ये है कि इसमें जो 7 मेंबर थे, 7 स्टैट्यूटरी कमीशन थे, उसमें सातों के सातों क्या थे, जो है कि वो ब्रिटिशर्स थे, इंडियंस एक भी नहीं थे, इसलिए इंडियंस ने इसको बाइकआउट किया, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद 1930 में ये अपना जो है कि रिकमेंडेशन देते हैं और बोलते हैं कि जो डायरकी सिस्टम चल रही है उसको एबॉलिश कर दो, और वहीं बोले कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड वाला है उसको जो है बढ़ा दो, ठीक है। जो निगेटिव चीज़ें थी उसको बोले बढ़ा दो, और जो डायरकी सिस्टम चल रही थी कि अपना प्रोविंस अपने से अलग से लॉ बना सकता है कुछ वक्त पे और बजट पास कर सकता है, बजट ला सकता है, इस चीज़ को बोला कि अबॉलिश कर दो। तो कुछ इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि अगस्त 19 इसी चीज़ में जैसे सुधार लाने के लिए फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया 1930 में, ठीक है, 1931 में, 1932 में। 1932 में क्या होता है कि जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर होते हैं रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक स्कीम लेके आए, ठीक है। इस स्कीम को जो है कि इसको कम्युनल अवार्ड बोलते हैं इस स्कीम को, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो अभी सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जा रहा है मुस्लिम्स को, सिख को, इंडियन को, क्रिश्चियन को, इंडो इंग्लियंस को,
इंडियंस को और यूरोपियंस को उसको एक्सटेंड कर दिया जाए कहाँ तक, शेड्यूल कास्ट तक। और गांधी जी ने इसका बहुत ही जो है कि इसको मतलब कि अपोज किया था कि इस तरीके से नहीं चलेगा कि एक एक करके धीरे धीरे सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो अब शेड्यूल कास्ट जो हिंदू लोग थे उसमें भी डिवाइड करने की बात आ गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जड़ माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली की गई हैं। क्योंकि इमीडिएट 1935 के बाद 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, ठीक है। और हमारा अभी तक इंडिया जो है इसी के बेस पे चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेस पे ही। तो जो है कि इसी को यहीं से, इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहीं से उठाई गई थी, जैसे कि जो अपर हाउस है, लोअर हाउस है, और बहुत सारी चीज़ें। इसमें लगभग बहुत ही लेंदी था, 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल था, ठीक है। तो इसमें कुछ खास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी हमारा काम करती है, फर्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है कि यहाँ से स्टार्ट किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब ये था कि जो सेंटर है, जिस तरीके से अभी UPSC होता है और स्टेट PCS होता है, ठीक है, उस समय क्या था कि एक सेंट्रल लेवल पे था जिसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते थे, एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते थे, एक जॉइंट प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें क्या था 2 से ज़्यादा स्टेट प्रोविंस आके अपना जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन करा सकते थे, मतलब एग्जाम्स कंडक्ट करा सकते थे। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये था कि जो काउंसिल ऑफ द इंडिया था, ठीक है, जो इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, उसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया था। तो ठीक है। और लेकिन वही जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था डिप्रेस क्लास तक, शेड्यूल क्लास तक, वुमेन्स तक और लेबर्स तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाली चीज़ है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री में। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है तो कौन सा पोस्ट किसको दिया जाता है। इंटरिम गवर्नमेंट का जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उस समय, ठीक है, और जब तक इलेक्शन वगैरह नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन के नहीं आती, उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था 1946 में। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो UPSC पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है किस पोस्ट को हेल्ड किए हुए थे, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल थे। और एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन को जो है इन्होंने पोजीशन को लिया हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो होम और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर को, ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हाँ, लियाकत अली खान को फाइनेंस का पोस्ट दिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो UPSC ने पूछा हुआ है। उसके बाद जब फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया का 1947 में बन के आती है, तो उस पोस्ट को लगभग सेम था जैसे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने और एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन को रिसर्च को लिए हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो फिर से होम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के बने, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट में थे। राजेंद्र प्रसाद भी फूड एंड एग्रीकल्चर के ही रहे। और जैसे मौलाना अब्दुल कलाम जो है वो एजुकेशन से जो है एजुकेशन की मिनिस्ट्री उनके पास थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंस का जो है यहाँ पे चेंज हो गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल UPSC पूछती है कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन किसको पोस्ट दिया गया था, फिर फर्स्ट जो कैबिनेट बन के आई थी उसमें किसका कौन सा पोस्ट था। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद कल हम इस पे MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे और MCQ सॉल्व करने से ये इसमें और भी क्लियरिटी आ जाएगी और उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।